हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर हमने परफेक्ट मार्केट के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी। आज हम पढ़ रहे हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में तीन तरह के मार्केट हम स्टडी करते हैं। एक होता है मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो उसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे मोनोपोली मार्केट क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिंगल, एक ही, ठीक है। और पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब क्या होता है सेलर, ठीक है, याद रखना। मतलब पोली का मतलब होता है सेलर और मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो जब क्या हो, ऐसा मार्केट जिसके अंदर एक ही सेलर हो, मतलब बेचने वाला एक ही होता है, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। सेम एक कंडीशंस होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोप्सोनी। तो यहाँ पे मोनो का मतलब तो हो गया सिंगल, यहाँ पे भी मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल। और ये जो सोनी है इसका मतलब हो जाता है बायर। सोनी का मतलब क्या हो जाता है, बायर। जब एक ही बायर होता है किसी भी मार्केट में, जब एक ही खरीदने वाला हो, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। और जब एक ही सेलर हो, मतलब बेचने वाला एक ही व्यक्ति हो, खरीदने वाले हजारों हो सकते हैं, ठीक है। तो जब बेचने वाला एक ही हो, सिंगल सेलर हो, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक है। मोनोपोली मार्केट की सिचुएशन हमने देखी है। और मोनोपोली वाली कंडीशंस तो ऐसा कोई होता नहीं है, पर होता भी होगा इन केस ऑफ एक्सेप्शन बोल सकते हैं। तो मोनोपोली वाली कंडीशंस हमने मार्केट में देखी है और कुछ एग्जांपल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पर आपको ये मोनोपोली वाली कंडीशन दिखाई देगी। तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, जब एक ही सेलर हो मार्केट में तब उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो यहाँ पे कंडीशन समझना है, इसको हम समझते हैं क्या है। पहली चीज तो होता है इसके अंदर सिंगल सेलर। जब क्या हो, एक ही सेलर हो, इस सिंगल सेलर को मोनोपोली की कंडीशन में और क्या बोला जाता है, याद रखना, इसको बोला जाता है मोनोपोलिस्ट। इसको बोला जाता है मोनोपोलिस्ट। याद रखना, कभी कभी सिंगल सेलर की जगह मोनोपोलिस्ट लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको। मोनोपोलिस्ट, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा वहीं से पूछे जाते हैं जहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक। ये क्या है, ये टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट है। और यहां पर मैंने क्या लिखा, मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या है, सिंगल सेलर। अंतर क्या है, सिर्फ इस आई और सी का अंतर है। तो जब मोनोपोलिस्ट की बात हो रही, मतलब यहाँ पे सिंगल सेलर मोनोपोली की बात हो रही। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जो काम करने वाले व्यक्ति उनको साइंटिस्ट बोल देते हैं। तो मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होता है उसको मोनोपोलिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक अलग चीज है और मोनोपोलिस्ट अलग चीज है। कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया, सिंगल सेलर जिसको मोनोपोलिस्ट भी बोलते हैं। अब ये सिंगल सेलर है, ये क्या बेचेगा, सिंगल सेलर क्या बेचेगा, एक ही सेलर है, तो ये क्या बेचेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, ठीक है। अब एग्जांपल भी बताऊं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आप डव शैम्पू की बात करो, अगर ये आप मार्केट में लेने जाते हो, ये आपको नहीं मिलता है, तो आप कुछ भी ले आ सकते हो, पेंटिन ले आ सकते हो, क्लिनिक प्लस ले आ सकते हो, कोई भी ला सकते हो, ठीक है। तो इसका ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्यों, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, ये भी शैम्पू है, ये भी शैम्पू है। डव आपको नहीं मिला तो आप पेंटिन लेके आ जाओगे, हेड एंड शोल्डर लेके आ जाओगे, वाटिका ला सकते हो, क्लिनिक प्लस को भी ला सकते हो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। मतलब ये नहीं मिला तो आप उसकी जगह ये लाओगे, मतलब ये क्या है, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसका अल्टरनेटिव है। लेकिन मोनोपोली की कंडीशन में क्या होता है, उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है, मोनोपोली के अंदर। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो भी बात करेंगे। नंबर 3 की अगर हम यहाँ पे बात करें, सेलर हो गया, यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है, बोल सकते हैं इसमें हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, कि यहाँ पर जो है प्राइस पर जो होता है वो कंट्रोल किसका होता है, मोनोपोलिस्ट। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो कंट्रोल करता है प्राइस को। मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करता है मोनोपोलिस्ट प्राइस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे बोला
मोनोपोली मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही फर्म है, ठीक है। जब एक ही फर्म होती है तो वो बराबर हो जाती है इंडस्ट्री के। क्यों बराबर हो जाती है? मैंने बोला था कि एक इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म होती है, F1, F2 और F3। तो जब यहाँ कई सारी फर्म होती है, तो जब यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। ये कहाँ होता है? ये परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था हमने, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा था। लेकिन यहाँ के केस में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के जो है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी फर्म है वो एक ही है। फर्म क्या है? वो एक ही है। तो उसी को इंडस्ट्रीज बोल दो या उसी को फर्म बोल दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे प्राइस का कंट्रोल मोनोपोलिस्ट करता है, मतलब जो सिंगल सेलर होता है वही, उसी का जो है प्राइस पर कंट्रोल होता है। मतलब ये आ गया कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो, या मोनोपोली के अंदर क्या बोल सकते हैं, वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। मतलब जो मोनोपोलिस्ट होता है वही प्राइस मेकर होता है। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करता है? उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है सेलर। कौन डिसाइड करता है? सेलर ही प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल की बात मैं ले ही लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रेलवे ऑफ इंडिया। रेलवे ऑफ इंडिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिसिटी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनका पहली चीज़ तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे ऑफ इंडिया जो है पूरे भारत के अंदर एक ही है, ठीक है, एक ही है। कोई प्राइवेट रेल नहीं चलती यहाँ पे, कोई प्राइवेट जो नहीं है जो ट्रेन चला रहा है, ठीक है। तो एक ही है। मोनोपोली है गवर्नमेंट की, किसमें? रेलवे में। रेलवे में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वही जो है सिर्फ रेलवे को चला रही है। अब इसके अंदर प्राइस भी कौन डिसाइड करता है? रेलवे डिपार्टमेंट, या रेलवे ही या गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल दे, या जो रेलवे डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर आता है रेलवेज के अंदर, वही डिसाइड करती है। तो यहाँ पर जैसे मान लो पहले क्या था, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये थी, अब 50 रुपये कर दी भैया, मोनोपोली है ना, और कोई है ही नहीं। अगर मान लो कोई प्राइवेट भी ट्रेन वगैरह चलती होती, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्राइवेट ट्रेन होती, तो अगर वहाँ पर मान लो प्लेटफॉर्म टिकट अगर 5 रुपये है, तो फिर गवर्नमेंट 50 रुपये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को भी 5 रखना पड़ता है या 2 रुपये रखना पड़ता है ना। कॉम्पिटिशन है नहीं यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है कि रेलवे ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी जो आज हमारे घर में आ रही है उसमें भी क्या है, मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है किसी गवर्नमेंट ने, अगर मैं अपने अपने राज्य में अलग अलग चीज़ें हैं, अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में 2 कंपनियों से आ रही हो, ठीक है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को ठेका दे दिया, गवर्नमेंट ए और बी को। तो आपके घर में ए से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही, बी से भी आ रही। अगर ए से कट जाए तो बी वाले से ले लोगे, बी से कट जाए तो ए वाले से ले लोगे। ऐसा है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर मेरी बात करूँ, हम मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से या एक ही डिपार्टमेंट से आ रही है, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट से आ रही है। अगर मेरे घर पे अगर बिजली का बिल 10,000 रुपये भी आ जाता है तो मुझे पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं पे करूँगा तो मेरे घर की जो है बिजली वो काट दी जाएगी। क्या की जाएगी? काट दी जाएगी। तो जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ मनमानी होती है, सीधी सी बात। जहाँ मोनोपोली होती है वह मनमानी होती है, ठीक है। जैसे रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट 5 से 10, 10 से 50 कर दिया, मनमानी है, क्योंकि एक ही है, कोई और है नहीं। कोई और मार्केट में होता तो शायद मनमानी नहीं होती, मनमानी करता तो दूसरी जगह चले जाते लोग। तो मोनोपोली के केस में यही है कि यहाँ पर मनमानी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, एक ही है, वहीं से हमारी जो सभी के घरों में बिजली आ रही है। अब सभी के घरों में बिजली आ रही है तो ऑब्वियसली बात है क्या है, वहाँ पे मोनोपोली है। अगर आप बिल नहीं भरोगे तो आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मोनोपोली है, चाहे गवर्नमेंट की बोलो या किसी प्राइवेट कंपनीज की बोलो, ठीक है। नंबर 5 में बात करूँ, नो प्राइस कंपटीशन। नो प्राइस कंपटीशन तो वैसे भी इसके अंदर आता ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है नो प्राइस कंपटीशंस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और तो कंपनी है नहीं, तो और कोई प्राइस का कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ये 3-4 पॉइंट है। पहली बात है सिंगल सेलर होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यहाँ पर प्राइस का कंट्रोल इन्हीं पे होता है। प्राइस मेकर भी क्या होती है? यही होती है। प्राइस मेकर भी क्या होती है? यही होती है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और एग्जिस्ट, ठीक है, कि आप जो मोनोपोली जो
इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आसानी से एंट्री कर ही नहीं सकता, या पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं या हार्ड टू एंट्री होती है, और एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। जैसे मैं तो बात करूँ एंट्री रेलवे ऑफ इंडिया। अब ये रेलवे ऑफ इंडिया जो है ये एक ही है, कोई और अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो इतनी आसानी से इंटर नहीं कर सकती, ठीक है। कोई और इंडस्ट्री जो है, जो रेलवे इंडस्ट्री चाहे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, वो आसानी से इंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और एग्जिस्ट कब होती है? जब लॉसेस होते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म बंद कब होती है? जब उसमें लॉसेस होते हैं। जैसे कि रेलवे ऑफ इंडिया में कई गवर्नमेंट की बात करो तो भयंकर लॉसेस होते हैं, घाटे में चलती है रेलवे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे घाटे में चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इस रेलवे को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। क्या बंद किया? मोनोपोली को एग्जिस्ट, क्या इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्जिस्ट कर दिया कि नहीं अब हम रेल नहीं चलाएंगे, बंद कर देते हैं रेल? नहीं, उन्होंने क्या किया, इसको प्राइवेट कर दिया। लेकिन इसको बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, इसको बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोनोपोली के अंदर यही चीज़ रहती है कि आप आसानी से एंट्री नहीं कर सकते और आसानी से एग्जिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एंट्री करने के लिए कई सारे चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, गवर्नमेंट से राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी और मास लेवल पर इसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, पूरे इंडिया के अंदर उसका नेटवर्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो एंट्री इतनी आसान नहीं है और साथ में एग्जिट भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप पूरे इंडिया को ये सिंगल इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट करती है। एग्जिट नहीं कर सकते, आप उसको किसी आपका ओनर चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट थी, इन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो इसके अंदर एंट्री और एग्जिट जो होती है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप एंट्री भी नहीं कर सकते और एग्जिट भी नहीं कर सकते। मोनोपोली मतलब पहली बात तो एक ही होगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता, मतलब सीधी सी बात, एंट्री बंद है। और जो एक चल रहा है वो भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला है तो बंद नहीं कर सकता, और बंद नहीं कर सकता चाहे घाटे में भी हो तो बंद नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, ओनरशिप चेंज कर सकता है, किसी और को बेच सकता है, ठीक है। तो ये मोनोपोली है। अब मोनोपोली के अंदर प्राइस डिसाइड कैसे होती है, उस बात को समझना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो मोनोपोली है, मोनोपोली क्या है, प्राइस मेकर होती है, प्राइस मेकर होती है। लेकिन ये प्राइस बनाती कैसे है? प्राइस बनाने के लिए इसमें होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है? प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम टाइम में सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम में सेम प्रोडक्ट, मतलब एक ही समय में एक ही प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर, ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ गए कि सेम टाइम पर एक निश्चित समय में निश्चित प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कंज्यूमर को अवेलेबल करवाना, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ये पेन, ठीक है, सेम टाइम पर, मतलब ठीक है ये पेन जो है सेम टाइम पर, ये कीमत सेम प्रोडक्ट है, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट, 5 रुपये में भी 10 रुपये में भी अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पर देना, ठीक है, सेम टाइम पर। सेम टाइम का मतलब जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, ये 3 टाइप का होता है। जैसे हम बात करते हैं रेलवे के अंदर, मोनोपोली है। रेलवे के अंदर क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी जो टिकट प्राइस है वो लो होती है एज कंपेयर टू यंग, ठीक, कम होती है। तो सेम टाइम पर, उसी सेम टाइम पर, जिस टाइम पर जो सीनियर सिटीजन है उनकी टिकट का प्राइस कम होता है एज कंपेयर टू एल्डर या यंग लोग जो है उनसे। तो इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रेलवे है, उसी समय आप भी ट्रेवल कर रहे हो, उसी समय कोई सीनियर सिटीजन भी ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम पर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी जो है टिकट की प्राइस कम है, हमारी टिकट की टाइप ज़्यादा है। हम भी उसी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं जिस क्लास में सीनियर सिटीजन है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सेम प्रोडक्ट की जो प्राइस है सेम टाइम पर अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग, या लोग के हिसाब से बोल सकते हैं, या जगह यूज़ के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। जैसे बिजली की बात करें तो घरेलू यूज़ के लिए उसका बिजली बिल कम आता है, जबकि कमर्शियल जो दुकानें हैं, शॉप है, कमर्शियल में बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो यूज़ के अकॉर्डिंग भी जो है क्या होता है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में। जैसे प्लेस के अकॉर्डिंग भी होता है, प्लेस के अकॉर्डिंग भी प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन भी प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है,
क्लियर है? प्लेस के अकॉर्डिंग भी होता है। प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे? प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे कि रूरल एरिया में बिजली का जो बिल है थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में बिजली बिल ज़्यादा आता है और रूरल एरिया में कम आता है, तो प्लेस के अकॉर्डिंग भी प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अलग अलग होती है, मोनोपोली के अंदर ही आता है। मोनोपोली में प्राइस मेकर जो होता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे प्राइस डिसाइड की जाती है। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए, अलग अलग जगहों के लिए प्राइस अलग अलग होते हैं एक ही चीज़ के, सेम प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोला जाता है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि वही बात है, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के जो प्राइस है डिफरेंट बायर्स के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, मतलब क्या हो गया, वही सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के जो प्राइस है, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट बायर, ठीक है। सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस होते हैं डिफरेंट बायर के लिए। डिफरेंट बायर मतलब पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है। जैसा कि हम बात करते हैं वही रेलवे में, क्या बोला मैंने, रेलवेज के अंदर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इनकी जो प्राइस होती है, मतलब टिकट प्राइस, इनकी जो टिकट प्राइस होती है क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू अदर, बोल सकते हैं एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट बायर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस होती है एक ही वस्तु की, ठीक है। जैसे रेलवे में सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनकी जो है टिकट की प्राइस कम लगती है एज कंपेयर टू अदर। अब यहाँ पे यह नहीं है कि कोई जनरल में बैठा कोई एसी में बैठा है, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम टाइम पर उसी समय आज ही के दिन आप भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, एक सीनियर सिटीजन भी ट्रेवल कर रहा है, आप भी एसी में बैठे हो फर्स्ट क्लास, वो भी एसी में बैठा फर्स्ट क्लास, आपके बाजू में ही बैठा है, भले आपके पास में ही बैठा है, तो उनके टिकट की जो प्राइस एज कंपेयर टू कम होती है हम लोगों से, ठीक है। ये होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या इसको बोलते हैं यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको हम बोलेंगे। अब होता क्या है यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, समझो, ठीक है। यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं क्या होगा। चलिए, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि वही सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूज। समझ में आ गया, चीजें वही है, सेम टाइम सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट, लेकिन अब यहां क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूज, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्राइस, यूज के हिसाब से प्राइस अलग अलग हो जाएगी यहाँ पे। तो उसको हम बोलते हैं यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जैसे क्या, अलग अलग यूज। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो रेसिडेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा लो एज कंपेयर टू कमर्शियल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, लो इन रेसिडेंशियल एरिया एज कंपेयर टू कमर्शियल,
ठीक है, कमर्शियल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो यूज़ अलग अलग है। अगर हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेसिडेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसका बिल अलग आएगा, और अगर हम कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, व्यावसायिक व्यापार के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो उसका बिल अलग आएगा। तो यूज़ के बेसिस पे भी क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग होता है, किसके अंदर, मोनोपोली के अंदर। नंबर 3 बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जगह के, स्थान के हिसाब से जो है प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वही हो गया क्या यहाँ पे, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के लिए जो है क्या होगा, सेम टाइम सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्राइस। वही मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लो इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये प्लेस के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमने पढ़ा मोनोपोली क्या होता है, जब पर सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होती है मोनोपोली, मतलब मनमानी बोल सकते हो। एक ही सेलर है तो वहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, मतलब उसके जैसा कोई प्रोडक्ट और कोई नहीं बेच रहा होता है, तो क्या होता है उसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है वहाँ पर। तो प्राइस भी कौन डिसाइड करता है, वो मोनोपोली या जो सिंगल सेलर होता है वही प्राइस डिसाइड करता है। एग्जाम्पल हमने समझा रेलवे ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जाम्पल हो गए इसके, और हमने समझा कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो प्राइस जो है वो का डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस, ठीक है, अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग प्राइस, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्राइस यहाँ पे डिसाइड होती है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके कर्व की। यहाँ पे एक चीज़ समझना, मोनोपोली कर्व, ठीक है, ये कर्व वाला कि आपसे पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। जैसे मोनोपोली के अंदर हमने समझा कि मनमानी होती है, सिंगल सेलर है तो प्राइस कितना भी रख सकता है, कितना भी बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना क्या होगा, मोनोपोली के अंदर जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनेगा, क्योंकि इस तरीके से इसमें कर्व बनता है, ये डिमांड कर्व की तरह। ठीक है, डिमांड कर्व की तरह, डिमांड की तरह। ठीक है, डिमांड कर्व की तरह इसका कर्व बनता है। समझना क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर जो प्राइस है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। देखो मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस पर कंट्रोल किसका होता है, प्राइस कंट्रोल कौन करता है, मोनोपोली। लेकिन ये जो है डिमांड पर कंट्रोल नहीं होता इसका, डिमांड डू नॉट कंट्रोल डिमांड बोल सकता है, डू नॉट कंट्रोल डिमांड, लेकिन ये डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, ये डिमांड को कंट्रोल नहीं करता। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट निकल के क्या है कि जो मोनोपोली मार्केट होता है वो प्राइस को तो कंट्रोल करता है, लेकिन डिमांड को कंट्रोल नहीं करता, डिमांड को कंट्रोल नहीं करता। क्या मोनोपोली मार्केट डिमांड को क्रिएट कर सकता है या डिमांड को बढ़ा सकता है, डिमांड को कम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डिमांड जो है कौन क्रिएट कर, डिमांड हमें चाहिए ना। हम अगर किसी चीज़ की क्या करेंगे, डिज़ायर करेंगे, दैट मीन्स वो डिमांड है। ठीक है, वो डिमांड है। लेकिन अगर मोनोपोली में क्या हो गया, अगर मान लो मोनोपोली में क्या हो गया, प्राइस हाई हो गई, ठीक है, मान लो प्राइस हाई हो गई, प्राइस अगर बढ़ा दी तो क्या होगा, हम उस चीज़ की डिमांड करना कम कर देंगे, भाई हमें नहीं चाहिए डिमांड, हम क्या करेंगे उस चीज़ की डिमांड यही बोलता है ना, हमने बोला कि इसका कर्व लेग डिमांड की तरह बनता है। डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। और मोनोपोली के केस में भी यही हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि भैया इसका मोनोपोली के अंदर प्राइस पर इसका कंट्रोल होता है, डिमांड पर इसका कंट्रोल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डिमांड तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है ना, हम लोग चाहेंगे तो डिमांड होगी, हम लोग नहीं चाहेंगे तो डिमांड नहीं होगी। अगर मान लो मोनोपोली वाला क्या कर देता है, मनमानी करता, मोनोपोली में तो मनमानी, अगर वो प्राइस बढ़ा देता है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे, है ना।
अब मान लो रेलवे ने क्या किया, 5 रुपये से 50 रुपये कर दिया प्लेटफॉर्म टिकट, तो भैया हम जाएंगे नहीं ना, जिसको जाना है भाई तू जा बैठ के चला जा, हम बाहर से छोड़ के आ जाएंगे, 50 रुपये क्यों देंगे, सीधी सी बात है। तो जहाँ 5 रुपये में 100 लोग प्लेटफॉर्म टिकट खरीद रहे थे, तो कितना मिल रहा था, 500 रुपये, ठीक है। अब 50 रुपये हो गए और क्या खरीद रहे, सिर्फ 10 ही लोग क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं, तब भी कितना मिल रहा है, 500 रुपये। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड जो है कुल मिला के, यहाँ तो बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई है ना, यहाँ तो बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई, लेकिन समझ में आया क्या हो रहा है, जब 5 रुपये 5 थे तो 100 लोग प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे अपने रिलेटिव्स को छोड़ने, जब 50 कर दी तो 10 ही लोग जा रहे हैं, बाकी बोल रहे भाई बैठ के चले जाना टिकट विकट लेके। तो यहाँ कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का, क्यों, क्योंकि ये डिमांड जो है हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें एनालाइज करके भी चीज़ें बनाई जाती है। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगा, कुछ हद तक कम होगा, कुछ तो कम होगा, और जिनको नेसेसरी अपनी फैमिली को छोड़ने जाना ही है तो 50 रुपये का भी लेगा, ठीक है। होता क्या, देखो फैमिली को छोड़ने गए आप, ठीक है, आपके 2, 3 और 4 सदस्यों को छोड़ने गए, कौन लोग गए, 2 लोग, फैमिली में 2 लोग 4 लोगों को छोड़ने गए। अब होगा क्या, जब 5 रुपये या 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट थी तो ये दोनों खरीद लेते थे कि चलो 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट है, दोनों अंदर चलते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। अब 50 रुपये टिकट हो गई तो क्या होगा, बोलेगा यार एक काम कर, तू अकेला ही छोड़ के आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ, यही होता है, तो अकेला ही छोड़ के आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। तो कुछ हद तक क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो रही है। ये ऐसा इसलिए भी किया गया है कि भाई प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ है, अननेसेसरी भीड़ जो होती है उसको कम किया जाए। तो मोनोपोली में डिमांड कर्व हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल डिमांड की तरह बनता है। क्यों, क्योंकि ये बेस्ड ही डिमांड पर है। मोनोपोली में प्राइस तो आप बढ़ा दोगे, लेकिन कहीं कुछ हद तक उसकी डिमांड भी कम होती है, इसलिए इसका कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो ये हमने समझा पूरा मोनोपोली क्या होता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और यहाँ पे डिमांड का कर्व हमने समझा कि डिमांड का कर्व कैसे बनता है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर कि डिमांड का कर्व कैसे इसमें बनता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ और समझते हैं, हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं डिमांड मोनोपोली के अंदर, कि यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होती है तो एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट हो जाता है, और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। ये कंडीशन किस में पढ़ी हमने, परफेक्ट मार्केट में। किस में पढ़ी, परफेक्ट मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का क्या कर्व बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या बनेगा, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्राइस अगर बढ़ती है, क्या हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ती है, ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे प्राइस कितनी थी, 100 पेन की बात की थी, 5 रुपये प्राइस थी, तो 500 पेन आपके बिक रहे थे, ठीक है। प्राइस कितनी थी, ये क्वांटिटी हो गई, और ये हो गया हमारा क्या, आउटपुट बोल सकते हैं, या हाँ जो भी बोल सकते हैं, हाँ रिवेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जैसे मान लो 1 हमने बढ़ाया, यहाँ पे कितना किया, 101, ठीक है, 101। या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 10 रुपये, तो यहाँ पे क्वांटिटी घटकर कितनी हो गई, मान लो 50, क्वांटिटी घटकर कितनी हो गई, 50, तो कितना हो रहा, तब भी हो रहा 500, तब भी क्या हो रहा, 500। या फिर मैं यहाँ पे कर दूँ, प्राइस बढ़कर कितनी हुई, 7 रुपये, तो 7 और 5 35, 350। रेवेन्यू कितना हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, 350 में से 500 में से 350 जाएगा तो आपका कितना बढ़ेगा, 150 रुपये। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका घट के कितना हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 150 रुपये। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो रहा है, 150 रुपये, ठीक है, समझ में आया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 150 रुपये। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है, देखो प्राइस 5 रुपये, एवरेज प्राइस निकालोगे तो एवरेज प्राइस भी आपकी कितनी आएगी, 5 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका करीबन 150 आ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है इस केस में, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपके मेन रेवेन्यू से कम हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्जिनल रेवेन्यू जो है मेन रेवेन्यू से, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आता है। प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाता है। अब देखो यहाँ ले लो, आप क्वांटिटी ले लो, मान लो मैंने ले ली प्राइस 1 थी पहले, ये हो गई प्राइस 2, ठीक है, प्राइस 1 टू प्राइस 2। क्वांटिटी प्राइस ज़्यादा थी तो क्वांटिटी Q1 थी, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी हो गई 2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कम हुआ। ये तो हमारा क्या था, ये ले लो, ये हमने ये लिया, ये लिया, ये तो हमारा बना क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या बोलता है, मार्जिनल ये बोलता है कि पहले आप 500 कर रहे थे, ठीक है, अब आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई 150, तो कर्व आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ 150 के आसपास, ये कर्व आपका यहाँ 150 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो मोनोपोली के अंदर हमने यही चीज़ सीखी कि जब डाउनवर्ड स्लोपिंग का कर्व होता है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है, तो उसका कर्व जो बनता है वो डाउनवर्ड मोनोपोली के कर्व से थोड़ा सा नीचे ही बनता है, ठीक है। तो ये मोनोपोली आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट पढ़ा। मोनोपोली छोटा लेक्चर है क्योंकि मैं अभी नया शुरू करूंगा ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली थोड़ा लंबा खींच जाएगा। कल के लेक्चर में ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।